ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिक्रूटमेंट सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। भारत में वेल ऑर्गेनाइज वेल एस्टेब्लिश एक इंडिपेंडेंट जो सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, वो हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर सेंटर में, तो हमें देखने को मिलता है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, सेंट्रल सर्विसेज जो है, उसके लिए यूपीएससी देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पे हमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर दो स्टेट वॉलंटरली चाहती हैं कि मतलब वो एक जॉइंट कमीशन बनाए इन एग्जाम्स के लिए, तो उसका भी प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो जो आर्टिकल 315 है, उसमें ये बताया गया है कि देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब सेंटर यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के लिए और स्टेट लेवल के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इन केस ऑफ नीड ऑफ जॉइंट कमीशन फॉर इन केस ऑफ डिमांड ऑफ द स्टेट्स। तो वहां पर भी जो जॉइंट कमीशन है वो भी बन सकता है। और उसके लिए क्या प्रोविजन होता है कि जो स्टेट्स होती हैं उनके जो लेजिस्लेचर है वहां से रेजोल्यूशन पास होता है, और उसके बाद जो पार्लियामेंट है उससे मंजूरी मिलती है, एंड देन जॉइंट कमीशन जो है उसकी स्थापना हो जाती है। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी हमें देखने को मिलता है कि जो रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए और सेंट्रल सेंट्रल सर्विसेज के लिए होती है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके बहुत सारे काम होते हैं, और उनमें से जो मेन फंक्शन जो है उनके, वो होते हैं रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है जो यूपीएससी में मेंबर रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो पोजीशन होती है वो हमें चेयरमैन की देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स इनके साथ कुछ इनके मेंबर भी होते हैं, फिक्स नहीं होते, मगर यस, इनके मतलब काफी सारे मेंबर जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, मगर मेजरली जो हमें नंबर देखने को मिलता है वो 9 to 11 देखने को मिलता है, जिसमें हम चेयरमैन को भी इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें इनके मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट की, तो जो आर्टिकल 316 क्लोज 1, उसमें बताया गया है कि जो चेयरमैन है और अदर मेंबर जो है, इनकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। एंड 1/2 ऑफ द मेंबर, जो टोटल मेंबर होंगे उनमें से 50% ऐसे मेंबर होंगे जिनके पास 10 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। बात करें अगर इनके टेन्यूर की, तो जो 65 में इनकी रिटायरमेंट होती है, 65 या फिर 6 ईयर, जो पहले आएगा वहां पे इनकी रिटायरमेंट हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें मेथड ऑफ रिमूवल, किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है, तो इनको हटाने का जो काम होता है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हालांकि मतलब रेयर ऑफ रेयर केसेस बोल दें, या फिर आज तक देखने को ही नहीं मिला कि इनको किसी भी मेंबर को रिमूव किया गया है। तो जो रिमूवल प्रोसेस जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि इनके द्वारा अगर मिसबिहेवियर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट होती है। और अगर जो जुडिशियल इंक्वायरी में ये प्रूव होता है, तो तब इनको मतलब हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये बैंकरप्ट साबित हो जाते हैं किसी कोर्ट के द्वारा, तब भी इनको हटाया जा सकता है। और इन केस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस अगर इनके ऊपर चलता है, तो तब भी इनको हटाया जा सकता है। यानी कि दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ये सैलरी नहीं ले सकती। तो जो स्टाफ होता है यूपीएससी का, बेस्ड ऑन साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, यानी कि जो इनका क्लरिकल स्टाफ है एक तरीके से जो होता है, तो वो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है। और स्टाफ को लीड करने का जो काम होता है वो सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरीज के द्वारा हमें देखने को मिलता है। एंड देन ऑल द एक्सपेंसेस जो है इनके, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें देखने को मिलते हैं। रिस्ट्रिक्शन जो है उन इन मेंबर्स के ऊपर भी कुछ देखने को मिलती हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज कम्प्लीटली डिबार्ड फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो उनको जो चेयरमैन यूपीएससी के होंगे, तो उसके बाद वो कोई और जो सेंटर स्टेट की जॉब है वो नहीं कर सकते। इसी डिपार्टमेंट में इनको एक पोजीशन जो है उसी के हिसाब से कोई उनको केसेस कुछ दिया जा सकता है काम, बट अदरवाइज वो अलग से कोई जाके और प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो ये मतलब यूपीएससी उनको इस चीज की इजाजत नहीं देता। देन चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन
और मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो किसी स्टेट के मेंबर होंगे उनको आगे मतलब प्रमोट किया जा सकता है यूपीएससी में, उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है या फिर मेंबर बनाने का प्रोविजन जो है वो है। देन मेंबर ऑफ द यूपीएससी other than the chairman can be appointed as the chairman of the UPSC or any state public service commission। तो ये भी प्रोविजन एक देखने को मिलता है। देन मेंबर ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अदर देन द चेयरमैन, तो जो कोई भी स्टेट होती है उनके जो मेंबर होते हैं चेयरमैन को छोड़ के, दे कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी। एंड देन पावर एंड फंक्शंस की अगर बात करें यूपीएससी की, तो जो पावर ऑफ द यूपीएससी एक्सटेंड टू सर्विस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो मतलब यहाँ तक भी इनकी पावर देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, तो इंडिपेंडेंटली काम करते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं। इफ रिक्वेस्टेड बाय वन और टू और मोर स्टेट दे शुड असिस्ट देम। अगर मान लो किसी तरह की जरूरत पड़ती है किसी स्टेट को, तो ये मतलब उनकी जरूरत जो है वो पूरी करने के लिए हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, उनको ये असिस्ट करते हैं इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस। ये आर्टिकल 320 में बात की गई है। यानी कि मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट कमीशन स्टेट की अगर डिमांड होती है दो या दो से ज्यादा के लिए, तो एडवाइजरी फंक्शन इनके देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो उनके ऊपर बाउंड नहीं होता कि करेंगे ही करेंगे, बट एडवाइजरी होते हैं। अक्सर माना जाता है कि जो इनकी तरफ से यूपीएससी की तरफ से एडवाइस आ रही है पार्लियामेंट को, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनकी एडवाइस होती है मान ही लेते हैं। तो इन केस अगर इनकी एडवाइस से वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो कारण बताते हैं पार्लियामेंट में। तो यूपीएससी इंक्लूड पावर ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स कंसर्न। तो इनसे कंसर्न जो भी मैटर होंगे उसके रिगार्डिंग एडवाइस जो है ये पार्लियामेंट को देते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जैसे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट हो गई, प्रमोशन हो गई, ट्रांसफर वगैरह हो गई, डिसिप्लिनरी मैटर जो है किसी भी सिविल सर्वेंट के ऊपर जो केस चलेगा तो उसमें भी इनको कंसर्न किया जाएगा। देन एनी क्लेम हु इज सर्विंग और हैज सर्व्ड अंडर यूनियन गवर्नमेंट इन अ सिविल कैपेसिटी। एंड देन कोई भी ऐसा क्लेम या अवार्ड for a person in respect of inquiry sustained by central government servant in the discharge of their official duties or any other matter which the president may refer to the commission। तो ये सारे केसेस में मतलब इनको मतलब एडवाइजरी नेचर इनकी देखने को हमें मिलती है। उसके बाद है मेजर एक्टिविटीज ऑफ द यूपीएससी। मेजर इनका जो फंक्शन है वो तो हमें पता ही है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाना सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका काम होता है। तो सबसे पहले है कि कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। देश के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति का काम जो है वो यूपीएससी की तरफ से हमें देखने को मिलता है। और मेथड इसके लिए डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जिसमें हमें देखने को मिलता है ओपन कंपटीशन। जैसे ग्रेजुएशन हो गई तो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, और प्रमोशन का भी एक जरिया होता है, ट्रांसफर भी देखने को मिलती है, तो इसमें भी यूपीएससी का जो रोल है वो हमें देखने को मिलता है। बात जब हम करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है रिटन टेस्ट। इसके भी मतलब प्रिलिमिनरी, मेंस, दो स्टेजेस हैं, एंड देन इंटरव्यू। सो पर्सन प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट फ्रॉम अ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय अ पर्सनालिटी टेस्ट। जिनका रिटन टेस्ट क्लियर होता है उनको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। सो फॉर डिफरेंट सर्विसेज दीज एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड वंस अ ईयर। साल में एक बार ये एग्जाम्स हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो मेरिट बेस पे हमें अपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। एंड देन रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यू। कुछ ऐसी भी नियुक्ति होती है यूपीएससी के द्वारा जहां पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू का प्रोविजन ही हमें देखने को मिलता है। तो मतलब बड़े स्केल पे जब मास जो सिलेक्शन होती है उसमें यूपीएससी जो है इंटरव्यू का सहारा लेती है। इंटरव्यू बोर्ड जो है वो स्टेब्लिश किया जाता है, उसके मतलब चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कई बार यूपीएससी के चेयरमैन ही उसको मतलब चेयर करते हैं उस पैनल को। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न आर आल्सो प्रेजेंट। तो जिस भी डिपार्टमेंट की नियुक्ति होती है वहाँ के जो मिनिस्ट्री के मेंबर जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, और जो नियुक्ति होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेंसस के जरिए ही देखने को मिलती है। यानी कि दोनों तरफ से जो इंटरव्यू पैनल होगा
उनकी आपसी सहमति से ही इंटरव्यू होती है। अगर मान लो आपसी सहमति नहीं बनती तो फिर इंडिविजुअली मार्क्स देते हैं, जो मतलब मेरिट में आएगा तो उसकी सिलेक्शन हो जाती है। देन रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन, तो प्रमोशन का भी एक जरिया जो है हमें पता है सिविल सर्विस में देखने को मिलता है। और ऑल इंडिया सर्विस में, ऑल सेंट्रल सर्विस में प्रमोशन का प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। ये प्रमोशन होती क्यों है, क्यों नहीं मतलब एक ही पोस्ट पे एक पर्सन को रखा जाता है? उसका कारण ये है कि देखो, कोई भी जब किसी जॉब में जाता है तो उसकी जो सैलरी इंक्रीमेंट लगते हैं और उसकी जो प्रमोशन होती है, तो एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का ये चीजें काम करती हैं। और साथ ही साथ उसी जॉब में वो कंटिन्यूअसली अपने आप को डाले रखें। इसीलिए ये जरूरी होता है कि जो डिपार्टमेंट है वो भी उसके लिए कुछ कंटिन्यूअसली करता रहे। तो जो प्रमोशन होती है उसके लिए एक कमेटी का गठन होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और मतलब उसके चेयरमैन भी यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी आर सबमिटेड फॉर अप्रूवल to the commission whenever necessary. And then role in disciplinary cases against the civil servant, तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं डिसिप्लिनरी केसेस जो हैं वो भी इनके अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। यूपीएससी हैज टू बी कंसल्टेंट बिफोर ऑर्डर आर पास्ड बाय द प्रेसिडेंट imposing any penalty or a government or on a government servant। तो जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनके ऊपर अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तो वहां पर भी यूपीएससी को मतलब कंसल्ट जो है किया जाता है। एंड देन रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वासी परमानेंट केसेस, तो क्वासी परमानेंट केसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ज्वाइनिंग हो रही है, प्रोबेशन पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस दौरान क्या होता है कि मतलब जो एम्प्लॉय होता है वो देखा जाता है कि वो सर्विस के लिए फिट है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक जॉब जो है उसमें हमें प्रोबेशन पीरियड का रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मतलब वो भी परमानेंट ही होती है पोस्ट, बट एक प्रोविजन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड जो है अक्सर जॉब में देखने को मिलता है। देन रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर एंड रीइंबर्समेंट, तो यहाँ पे बात की गई है कि जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी आल्सो एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पर्सोनल फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। तो एक तो ट्रांसफर के बारे में वो बात कर सकते हैं। एंड देन आर्टिकल 320 सप्लो 3 सप्लो डी provide that the cases of the claims of legal reimbursements are to be dealt with by the commission। तो मतलब जो इनका कंपनसेशन वगैरह होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देन यूपीएससी रोल इन मेकिंग टेम्पररी अपॉइंटमेंट एंड री एम्प्लॉयमेंट, तो यूपीएससी के प्रोविजंस ये भी होते हैं कि अगर मान लो कोई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई पोजीशंस ऐसी चाहिए, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो नियुक्ति है वो मतलब 60 साल तक नहीं चाहिए, तो क्या होता है कि जो यूपीएससी है ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी करती है। इसका प्रावधान भी होता है, जैसे मान लो 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट इनकी तरफ से देखने को मिलती है। और इन केस अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी नियुक्ति हुई है उसकी सर्विसेज हमें कंटिन्यूस चाहिए, तो आगे भी उनको प्रमोट जो है रिकंसिडर किया जा सकता है। एंड देन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी, तो जो यूपीएससी है ये मतलब जो भी इनका कामकाज होता है पूरे साल का उसकी एक कम्प्रीहेंसिव जो एनुअल रिपोर्ट होती है ये बोथ द जो पार्लियामेंट हाउसेस हैं उनके सामने पेश करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो डिफेंड करती है इनकेस मान लो जो भी एडवाइस वगैरह दी गई है यूपीएससी के द्वारा, तो अगर मान लो जो पार्लियामेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वहां पे वो कारण जो है एक तरीके से बताया जाएगा। तो जो यूपीएससी होता है ये माना जाता है कि ये मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती है और यही सच्चाई है। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ना के बराबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद निकालना किसी भी यूपीएससी के मेंबर को, चेयरमैन को इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो मतलब जो भी इनकी तरफ से एडवाइस आएगी उसको मान के ही चलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के ऊपर वो मैंडेटरी नहीं होता, मगर क्योंकि एक तरीके से हम कन्वेंशन देखते हैं, ऐसी कन्वेंशन लंबे टाइम से चली आ रही है कि जो भी एडवाइस आ जाती है यूपीएससी की तरफ से उसको मानती ही मानती है पार्लियामेंट। देन उसके बाद है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी बात भी आर्टिकल 315 में की गई है, जैसे कि यूपीएससी की गई है ऐसे ही
पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ये डिमांड करते हैं कि हाँ उनके लिए एक जॉइंट कमीशन होना चाहिए, तो उनकी जो स्टेट होगी, यूटी होगी, वहाँ की जो लेजिस्लेचर होगी वो मतलब रेजोल्यूशन पास करेगी और देन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगी। पार्लियामेंट क्या करता है, फिर एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन जो है उसकी स्थापना कर देता है। मगर देखने को हमें यही मिलता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो अपना सेपरेट कमीशन ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए बना के रखते हैं। देन हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है इसमें मतलब फिक्स तो नहीं होता, एक तो चेयरमैन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मगर साथ में इनके कितने मेंबर होंगे वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि अलग अलग स्टेट जो है उनका नंबर जो है वो अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। कॉमनली हम बोल सकते हैं कि 4 से 6 मेजोरिटी स्टेट्स ने अपनाया हुआ है। और हम देखते हैं कि जो मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें से जो 50% मेंबर होंगे वो ऐसे डिमांडेड होते हैं कि इनके पास 10 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें इनके टेन्योर की, तो जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि 65 मैक्सिमम एज रिटायरमेंट की, एंड देन 6 ईयर होती है इनकी जॉब मैक्सिमम इनके डिपार्टमेंट में। और अगर बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहाँ पर प्रोविजन थोड़े से चेंज होते हैं। मैक्सिमम जो एज है वो तो 6 साल होगी, प्लस जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर ही हो जाती है। तो ये हमें यहाँ पे स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है। बात करें स्टाफ की पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो जो इनका स्टाफ होता है उनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो गवर्नर के ही द्वारा डिसाइड होती है। और जो स्टाफ होते हैं उनको जो चेयर करते हैं वह वो होते हैं सेक्रेटरी, यानी कि स्टाफ के लिए सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी की होती है। ये भी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के होते हैं वहां से ही निकल के आते हैं। और जो इनके पावर एंड फंक्शंस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जैसे यूपीएससी के पावर एंड फंक्शंस हैं सेंट्रल लेवल पे, ऐसे ही एक स्टेट लेवल पे हमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के काम देखने को मिलते हैं। जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, अथॉरिटी होती है, वो इनकी पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित होती है। तो it is consulted by the government on matter concerning recruitment, promotion, transfer, disciplinary matter, etc. तो ये सारे मैटर में जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा पब्लिक जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको कंसल्ट करती ही करती है। तो अगर हम इनके बात करें पावर एंड फंक्शन की, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इनका होता है वो होता है कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो इनके द्वारा होती है। यानी कि एग्जाम नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद उसके ऊपर काम होता है, सिलेक्शन होती है और ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो ये सारा जो काम होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तरफ से देखने को मिलता है। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो क्लास 1 और क्लास 2 के जो ऑफिसर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इनकी तरफ से देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उन्हीं के द्वारा हमें जो पीसीएस होते हैं स्टेट के उनकी प्रमोशन और ट्रांसफर भी हमें देखने को मिलती है। यानी कि डायरेक्टली स्टेट नहीं करती, मतलब जो कमीशन होगा स्टेट का उसको भी रिकमेंड किया जाता है। देन डिसिप्लिनरी एक्शन अगर मान लो कोई सिविल सर्वेंट के ऊपर लिया जा रहा है तो उसमें भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसको कंसल्ट किया जाता है। एंड देन नो रेफरेंस शैल बी मेड टू द कमीशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। तो मिनिस्ट्री कंसर्न जो होती है उसको भी मतलब जो ड्यू इम्पोर्टेंस है वो दी जाती है। एंड नो केस इन विच अ रेफरेंस टू द कमीशन इज नॉट कंपल्सरी shall be preferred to the commission without the approval of the ministry concerned or the chief minister। तो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल की बात की गई है यहाँ पे। एंड देन एडवाइस ऑफ द कमीशन इन डिसिप्लिनरी केसेस। डिसिप्लिनरी जो केसेस होते हैं वहां पे इनकी जो एडवाइस होती है उसकी बात की गई है, जिसको फर्दर दो पार्ट्स में बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट है कि इन विच ओरिजिनल ऑर्डर इज टू बी पास्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, यानी कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली पंजाब की बात की है।
एक तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर पास किया जा रहा है, दूसरा अपीलेट ऑर्डर इज टू बी पास्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो ये दो केसेस यहाँ पे बताए गए हैं। एंड देन कमीशन जो होते हैं, दे कैन इंक्वायर फ्रॉम पर्सन इन्वॉल्व इन अ डिसिप्लिनरी केस। तो ये भी राइट जो है हमें कमीशन का देखने को मिलता है। एक तरीके से इंक्वायरी की बात की गई है जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे उसके ऊपर। And then Punjab Public Service Commission conducts competitive examination and interview for the recruitment of personnel to the state civil service। तो यही तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट पेपर कंडक्ट करवाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाना, उसकी जो स्टेजेस होती हैं, प्रिलिमिनरी हो गया, मेंस हो गया, एंड देन इंटरव्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। एंड देन जैसे यूपीएससी अपनी रिपोर्ट पेश करता है पार्लियामेंट को, ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करता है गवर्नर को। यानी कि जो यूपीएससी होगा वो प्रेसिडेंट को पेश करता है, प्रेसिडेंट एक चैनल होता है और प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट के पास। और ऐसे ही जो स्टेट होती है वहां पे गवर्नर जो है वो चैनल होते हैं, उसके जरिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर इनकी जो रिपोर्ट है हो जाती है। तो जो एडवाइजरी इनकी मतलब एकदम कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है, और सारा कुछ यानी कि कौन कौन सी एडवाइस जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दी गई है, और इन केस मान लो कोई इनके प्रोविजन से गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहती, तो फिर विधानसभा में या इन केस अगर विधान परिषद भी है तो वहां पर कारण बताया जाता है कि क्यों उसके ऊपर काम जो है वो नहीं किया जाएगा। अपनी डिसएग्रीमेंट जो है वो बताने का काम जो है वो किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।